हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। तो वेक्टर्स हम लोग स्टडी कर रहे थे और वेक्टर एडिशन के बाद इस कड़ी में अगला नंबर आता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, देखिए कंडीशन क्या होती है। वेक्टर एडिशन का अगर हम जस्ट अपोजिट लेके चले तो वेक्टर का वो रिजोल्यूशन होता है। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे हो सर। देखिए क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास, मैं क्या लेता हूं, एक 2D सिस्टम लेके चलता हूं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। हमारे पास सपोज करो बच्चों क्या है, एक वेक्टर है, यू कैन से पी, और ये हमारा वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ट्रेस किए हुए है थीटा। तो इस पी वेक्टर के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स इसके हो सकते हैं। इस पी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट इसका पार्ट हो सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका कोई भी कंपोनेंट यानी कि इसका पार्ट हो सकता है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक वेक्टर को स्प्लिट कर देना, क्या कर देना, स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना, किसके, उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। यू कैन से द फिनोमिना या प्रोसेस of splitting of a vector into its rectangular component। rectangular component का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इन दोनों का अगर तुम लोग सम करके चलोगे तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो splitting of a vector into its rectangular component, okay, whose resultant always be equal to the vector both in magnitude as well as in direction। क्या बोला मैं, that is the process of splitting of a vector into its rectangular component। तुमसे कोई बोले कि रिजोल्यूशन होता क्या है तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं the splitting of a vector into its rectangular component। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, whose resultant always be equal to the vector both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन बोलते हैं किसी वेक्टर का। क्लियर। अब अगर तुम इस डायग्राम की तरफ चलो तो अगर हमारा वेक्टर, हम बोल के चले इफ वेक्टर P मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, तो कंडीशन क्या है, अलोंग एक्स क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग बोलेंगे कि P का कंपोनेंट क्या होगा, Px होगा। और अलोंग y एक्सिस अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा P का, वो कितना होगा, हम Py ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर P को क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, एक x एक्सिस के लोग और एक इसका y एक्सिस के लोग। अब तुमको कैसे भी करके क्या करना है, इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो डायग्राम की तरफ चलिए एक बार, हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये आपके पास एंगल है थीटा, तो इस ट्रायंगल से O, यू कैन से AM, इस OAM ट्रायंगल से क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल OAM अगर तुम लोग कोस थीटा की वैल्यू निकालो तो भैया आप बोलोगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यू कैन से बेस Px और हाइपोटेनियस आप कह सकते हो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो इस कंपोनेंट Px की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, P cos थीटा। और अगर तुम लोग इसी सेम ट्रायंगल से क्या करते हो, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हो, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये साइड अगर Py है तो आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, इसलिए भैया आप बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर यू कैन से Py अपॉन में हाइपोटेनियस यू कैन से वेक्टर P का मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है अपने पास, y के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो गया, P sin थीटा।
तो हमने क्या किया, एक वेक्टर था हमारे पास P जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इधर था। क्लियर। तो सिचुएशन सिंपल है कि ये एंगल अगर थीटा था तो वेक्टर P ने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग अपना पार्ट रखा P cos थीटा। P क्या है, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या था, इसने एंगल ट्रेस किया था अलोंग एक्स एक्सिस। और क्या आया हमारे पास, y के अलोंग कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना आया py, और उसकी वैल्यू मैंने इस एंगल से निकाली तो कितनी आई p sin थीटा। यहाँ पे भी p क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है वेक्टर p का, जिसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल ट्रेस किया है, थीटा एंगल ट्रेस किया है। तो भैया रिजोल्यूशन क्या होता है एक वेक्टर का, वो प्रोसेस जिसमें एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में। ओके, वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, बट उनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। यानी कि वेक्टर एडिशन का जस्ट क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है। उसमें क्या था, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों जुड़ते थे तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उनको क्या करता था, रिजल्टेंट शो करता था। अब अगर मैं इस रिजल्टेंट को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या था हमारे पास, रिजोल्यूशन था दो वेक्टर्स का। चलिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। अगर सपोज करो कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था, अब वो क्या करता है, वो जेड वाई एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस करता है थीटा। सेम डायग्राम लेते हैं, कुछ भी चेंज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये जो एंगल अब थीटा एक्स एक्सिस के साथ था, अब ये एंगल ट्रेस हुआ है किधर है, वाई एक्सिस के साथ। तो भैया आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि अगर आप px की वैल्यू निकालोगे तो px का वैल्यू देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो भैया मैं इसको पुट कर सकता हूं 90 माइनस थीटा। सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ये एंगल कितना हो सकता है 90 माइनस थीटा। तो अगर हम अब px का वैल्यू निकाले तो कितना पुट कर देंगे, हम लोग पुट करके चलेंगे इस टर्म के अकॉर्डिंग, p cos थीटा की जगह पुट कर दोगे 90 माइनस थीटा। और भैया cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो आपके पास अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना आ गया, p sin थीटा। चलिए जी दूसरा और चेक करते हैं क्या होगा, जब ये एंगल x पे ना बन करके y एक्सिस के साथ ट्रेस हो तो y का कंपोनेंट आप लेके चलोगे p sin थीटा था हमारे पास, लेकिन अब इस थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, अब आपको पुट करके चलना है 90 माइनस थीटा। तो भैया y एक्सिस का कंपोनेंट मेरे पास कितना आ गया, p sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, अब पहले जो x एक्सिस के साथ अगर हमारे वेक्टर ने थीटा एंगल ट्रेस किया था तो x एक्सिस का कंपोनेंट आया था p cos थीटा, और दूसरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया था p sin थीटा। चलिए जी अगर हमारा एंगल ट्रेस हुआ है y एक्सिस के साथ तो हम कह सकते हैं कि x का कंपोनेंट आ गया हमारे पास p sin थीटा, और y का कंपोनेंट क्या आ गया, वेक्टर p का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया कितना, p cos थीटा। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उधर हम क्या लेके चलेंगे, कोस का कंपोनेंट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, कोस का कंपोनेंट लेके चलेंगे, राइट। चलिए जी थोड़ा सा और डीप चलते हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, दो वेक्टर का रिजोल्यूशन हुआ, जिसमें एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए जी अगर सिचुएशन आती है आपके पास, सिचुएशन क्या आती है कि एक वेक्टर गिवन है आपके पास, क्या वेक्टर गिवन है आपको, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर गिवन है p इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 3k। इस तरीके से एक वेक्टर गिवन है। तुमको कोई बोले कि इसके कंपोनेंट बताओ अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस, तो भैया ये वाला जो कंपोनेंट, जब मैंने तुमको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिचुएशन क्या आती है, हमारे पास इस वेक्टर का x का कंपोनेंट तो हो गया 3, y का कंपोनेंट हो गया 2, और z का कंपोनेंट कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास क्या आया, वेक्टर के कंपोनेंट्स आए अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, और ये क्या है अलोंग z एक्सिस। क्लियर। ये कैसे लिए जाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे कि वेक्टर को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो तुमको समझ में आएगा। ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। i j के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, किसके, वेक्टर के, किधर, अलोंग x एक्सिस, इधर अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपल कंपोनेंट हमारे पास ये आ गए। चलिए जी थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या
कि आपको कोई बोले, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स, और उस फोर्स के लिए ये सिचुएशन, एक डायग्राम दिया गया है, क्या कि हमारे पास सिचुएशन है कि एक फोर्स था और वो फोर्स है 5 यूनिट्स। कितना है वो फोर्स? 5 यूनिट्स। क्लियर? अब सिचुएशन ये है कि इस फोर्स की तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू बतानी है। अगर इस फोर्स ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस किया है कितना? थीटा, तो इस फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा कितना? सिंपल है, अभी लिखा था एफ कोस थीटा, तो तुम पुट करोगे एफ का वैल्यू कितना? 5 कोस 60 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5 इंटू कोस 60 कितना होता है? 1/2, तो तुम लोगों का आंसर हो गया 5/2 यूनिट। चलिए जी, y का कंपोनेंट बता के चलते हैं। अगर y के कंपोनेंट की तुम बात करो तो आप लोग बोल सकते हो क्या? f sin थीटा, बिकॉज ये एंगल अब इधर बना है, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो? आपका आंसर आएगा fy इज इक्वल टू, यू कैन से f यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 एंड sin 60 डिग्री, हमारा एंगल थीटा 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2, तो तुम लोगों का आंसर आ गया 5√3/2 यूनिट। यानी कि जो वेक्टर, जो फोर्स 5 यूनिट का फोर्स है बट एक्स एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस करता है कितना? थीटा, तो तुमसे पूछा गया था कि वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू कितनी होगी और एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू होगी, तो हमने रिजोल्यूशन का यूज करके क्या किया? एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट बता दिया। ठीक है, चलिए जी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं क्या सिचुएशन है। आपके पास सिचुएशन ये है, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बहुत बार नीट के पेपर में पूछा गया है कि जैसे सपोज करो आपको दे दिया जाए कि एक वेक्टर है ए और उस वेक्टर की वैल्यू है 3i + 2j + 2k, इस तरीके से तुमको कोई बोले फाइंड दी एंगल ट्रेस्ड बाय वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ये सिचुएशन। ओके, एक वेक्टर था मेरे पास 3i + 2j + 2k। तुमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन ये किया गया है कि वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ट्रेस किया, आपको बता के चलना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या कि जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं, क्या कि अगर हमारा वेक्टर है कितना? a, राइट, और ये एंगल मैं मान के चलता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना? थीटा, तो भैया तुम क्या करते हो? x के अलोंग इसका कंपोनेंट लेके चलते हो a cos थीटा, और y के अलोंग इसका कंपोनेंट लेके चलते हो क्या? a sin थीटा। तो सिंपल सी सिचुएशन है। तुमसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर मैं तुमसे ये एंगल पूछ लूं cos थीटा, तो तुम बोलोगे इसका x का कंपोनेंट अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? x एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन में उसका पूरा क्या लेके चलोगे? मैग्नीट्यूड लेके चलोगे। ठीक है, चलिए जी, हमें पहले क्या चाहिए? वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सबसे पहले क्या करो? इसका आंसर देने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए भैया क्या हो गया? x की वैल्यू का स्क्वायर, दैट मींस 3 स्क्वायर, y की वैल्यू का स्क्वायर, दैट मींस 2 स्क्वायर, z एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। ये भी हमें पता चलेगा पिछले वीडियो में जब हम देखेंगे कि कैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आई? हमारे पास सिचुएशन आई 3 स्क्वायर दैट मींस 9, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर मींस 4 एंड 2 स्क्वायर मींस 4 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अगर तुम इसको सोल्व करो तो आपके पास आंसर आया √17। क्या आंसर आया? √17। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं कि इस वेक्टर में मेरे को x एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट बताओ, तो x के अलोंग का कंपोनेंट हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये वैल्यू अगर तुम लोग यहां पुट करके देखो तो इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई ax/a, यानी कि वेक्टर का a का कंपोनेंट यू कैन से 3 और a का मैग्नीट्यूड यू कैन से √17। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/√17। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां हमने क्या किया? यहां हमने एक वेक्टर गिवन था 3D सिस्टम के अंदर, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हमने उसका क्या किया? हमने एंगल फाइंड किया कि उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ट्रेस किया। क्लियर? ये सिचुएशन आती है किसके लिए? वेक्टर ए के लिए। ओके, क्लियर है? समझ में आया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि एक वेक्टर के कितने
रेक्टेंगुलर या कह सकते हो कि कितने कंपोनेंट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो एक वेक्टर के अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। कारण क्योंकि एक पॉइंट पे वेक्टर मैक्सिमम क्या कर सकता है, इधर भी वो मूव कर जाए 360 डिग्री का कंपोनेंट एंगल ट्रेस कर सकता है किसी एक्स एक्सिस के साथ या कोई दूसरे एक्सिस के साथ। तो क्या हो सकता है, इसको यहां से यहां तक बहुत सारे एंगल्स के ऊपर आप बेंड कर सकते हो। तो क्या हो सकता है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। क्लियर। चलिए जी और सोल्व करते हैं। आपको कोई बोले कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, आपके कंपटीशन में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपकी कंडीशन ये है कि इफ ए वेक्टर क्या है, ए makes an angle क्या, अल्फा बीटा एंड गामा अलोंग एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, अल्फा। अलोंग वाई एक्सिस के साथ हमारे वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, यू कैन से बीटा। एंड अलोंग यू कैन से जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस के साथ हमारे वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेस किया, वो एंगल ट्रेस किया गामा रेस्पेक्टिवली। सिचुएशन ये है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। क्लियर, एक्स वाई एंड यू कैन से जेड। अब कोई वेक्टर है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल बनाता है, वाई के साथ उसने अलग एंगल ट्रेस किया और जेड एक्सिस के साथ उसने क्या किया, अलग एंगल ट्रेस किया। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है क्या, आर। इसने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, यू कैन से अल्फा। इसने y के साथ कितना एंगल बनाया, यू कैन से बीटा। और इसने z एक्सिस के साथ जो एंगल ट्रेस किया ना, सपोज करो वो कितना है, गामा। हाँ, ये वाला एंगल, राइट। तो तुमको कोई बोले कि हमें क्या करना है, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इस वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, r का x के अलोंग कंपोनेंट हो सकता है rx, r का y के अलोंग कंपोनेंट हो सकता है क्या, ry, r का z के अलोंग कंपोनेंट कितना हो सकता है, rz। इस तरीके से तुम r के 3 कंपोनेंट करते हो 3D सिस्टम के अंदर, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। जब हमारे पास क्या गिवन है, जब हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, x के अलोंग अल्फा, y के अलोंग बीटा और z के अलोंग कितना, गामा। देन आप सिचुएशन लिख सकते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि rx का वैल्यू क्या रहेगा, तो तुम बोलोगे r cos थीटा, और थीटा की वैल्यू x एक्सिस के अलोंग कितनी है, अल्फा। तो तुम लोग cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कैसे, rx अपॉन में r। ओके, यानी कि इसका x के अलोंग कंपोनेंट अपॉन में कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो खाली अगर तुम लोग अल्फा का वैल्यू निकालना चाहो तो भैया तुम कह सकते हो cos इनवर्स rx बाई r। ये हमारे पास एंगल आ गया जो इस वेक्टर ने क्या किया, x एक्सिस के अलोंग ट्रेस किया। चलिए जी थोड़ा और आगे चलता हूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वेक्टर ने y के अलोंग कितना एंगल बनाया, तो ये था बीटा। ओके, तो सिमिलरली यू कैन से क्या, कि अगर हम बीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो कह सकते हैं cos इनवर्स इस वेक्टर ने y एक्सिस के साथ जो एंगल ट्रेस किया वो अपॉन में कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि हमारे वेक्टर ने z के साथ जो एंगल फाइंड किया है, ट्रेस किया है, उसकी तुम वैल्यू बताओ, तो गामा निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स इस वेक्टर का z के अलोंग कंपोनेंट अपॉन में कंप्लीट वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किया, वेक्टर के 3 कंपोनेंट किए और हमारे वेक्टर ने x, y और z के साथ क्या किया, अल्फा, बीटा और गामा एंगल ट्रेस किया। तो इन एंगल्स की वैल्यू अगर तुम निकालो तो बोलोगे cos इनवर्स rx बाई r, आप बोलोगे बीटा की वैल्यू cos इनवर्स ry बाई r, आप बोलोगे गामा की वैल्यू cos इनवर्स rz बाई r। ये rx, ry और rz क्या है, ये हमारे वेक्टर के कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड यू कैन से अलोंग z एक्सिस। ये सिचुएशन। ओके, चलिए जी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो क्या कि मेरे पास एक वेक्टर है। ओके, एक एग्जांपल हम करते हैं, एक सवाल हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है कि आपके पास सिचुएशन है क्या कि फॉर ए गिवन वेक्टर, क्या है मेरा वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू, तुमको सिंपल बोला गया है i प्लस जे। भैया बस इतना सा है,
आई प्लस जे। ओके, इतनी सी हमारे पास वैल्यू गिवन। ओके, क्या वैल्यू गिवन है? आई प्लस जे, राइट। अब तुमसे ये पूछता है फाइंड दी एंगल ट्रेस्ड बाई ए along x axis, along y axis and along z axis। इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर था और पूछा गया है कि इस वेक्टर ने x, y और z के साथ क्या एंगल ट्रेस किया। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अगर हम x एक्सिस का एंगल अल्फा मानते थे पिछले केस में, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला भैया हमारे पास था कोस इनवर्स ax बाई a, यानी कि उसका कंपोनेंट आप लेके चलोगे x के लो अपॉन में कर दोगे। चलिए जी सोल्व करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू आप बोलोगे कोस इनवर्स ax। इस वेक्टर से देख करके बताइए कि हमारे पास जो a है उसका x के लो कंपोनेंट कितना है? यहाँ 1 है। ओके, तो 1 अपॉन में। अब तुम बोलोगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट, यहाँ बचेगा √2, या कि कोस इनवर्स की वैल्यू हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कोस इनवर्स 1/√2। और कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? ये आप चेक करके इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। हमारे पास क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। हम पूछे कि हमारे वेक्टर ने बीटा यानी कि y एक्सिस के साथ एंगल कितना ट्रेस किया, तो तुम लोग उस एंगल को पिछले केस में बीटा मान के गए थे। और क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था कोस इनवर्स ay अपॉन में a, यानी कि y एक्सिस के साथ अगर हमारे एंगल वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेस किया? बीटा। तो कोस इनवर्स ay बाई a क्या आएगा? बीटा को देके चलेगा, यानी कि तुम कह सकते हो इसको कोस इनवर्स ay, y के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना है? 1 अपॉन में z के अलोंग कितना इसका कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √2। तो इस टर्म की तुम वैल्यू निकाल दो, तुम लोगों के पास क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा, यानी कि वेक्टर का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो, यानी कि वो एंगल आ जाएगा जो इसने y एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस किया। ऐसे ही z एक्सिस के एंगल की अगर तुम बात करो तो पिछले केस में z के अलोंग का एंगल तुमने कितना कंसीडर किया था? गामा। तो सिचुएशन आई, आपको गामा की वैल्यू मिलेगी कोस इनवर्स, आप पुट करके चलोगे az अपॉन में a। अब यहाँ z एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर की कंपोनेंट कितना है? 0 है, तो तुम इसको लिख के चलोगे गामा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0/a। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके एंगल फाइंड कर लेते हैं जो इस वेक्टर ने क्या किया? x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग एंगल ट्रेस किया। ठीक है, कोस देखना है 1/√2 कब होता है? आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तीनों एंगल्स आप फाइंड कर सकते हो, राइट। चलिए जी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास दो वेक्टर का क्या था? रेजोल्यूशन का केस था। थोड़ा सा और देखते हैं। अगर तुमको कोई ये बोले कि हमारे पास है ना एक फोर्स है, क्या है? एक फोर्स, और इस तरीके से गिवन है। एग्जांपल है हमारे पास ये क्या कि फोर्स था यहां पे 5 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन, उसने x एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस किया है कितना? 37 डिग्री। सिचुएशन सिंपल है। और एक दूसरा फोर्स और है F2, राइट। इस फोर्स का वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। और यहां कंडीशन क्या है कि इसने नेगेटिव एक्सिस के साथ एंगल ट्रेस किया है 53 डिग्री। इस तरीके से सिचुएशन गिवन। ओके, अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि आपको ये बताना है कि इस फोर्स का x के अलोंग वैल्यू क्या होगा, y के अलोंग वैल्यू क्या होगा। यानी कि आपको F1 का वैल्यू बताना है x के अलोंग और y के अलोंग, यानी कि दोनों फोर्सेस की आपको x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग वैल्यूज बता के चलनी, यानी कि इसके कंपोनेंट को सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे? आप पुट करोगे, अगर इस फोर्स का मैं इधर कंपोनेंट देखूं तो ये एंगल 37 डिग्री है, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा x के अलोंग कितना? यू कैन से 5 cos 37 डिग्री। यानी कि आप इसको पुट करके चलोगे F1 cos 37 डिग्री, और आप पुट कर सकते हो F1 का वैल्यू यहां से 5 न्यूटन और cos 37 डिग्री।
और थोड़ा सोल्व करते हैं। इसी फोर्स का अगर मैं ऊपर की तरफ कंपोनेंट लेके चलूं y के अलोंग, तो तुम पुट करके चलोगे F1 sin 37 डिग्री। क्लियर? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको आप बोल के चलोगे F1 का वैल्यू 5 sin 37 डिग्री। और थोड़ा सोल्व करते हैं। इस फोर्स का अगर तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग वैल्यू चेक करोगे तो तुम बोल के चलोगे Fx डैश इज इक्वल टू आ जाएगा F2 cos 53 डिग्री। ओके, और ये वैल्यू आ सकती है F2 का वैल्यू तुम यहां से पुट कर सकते हो 10 cos 53 डिग्री। और देखो अगर तुम लोग इस फोर्स की वैल्यू देखो y के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग इस फोर्स की वैल्यू हो सकती है कितनी, आप पुट करोगे F2 sin 53 डिग्री, यू कैन से 10 sin 53 डिग्री। तो इस तरीके से हमने 5 न्यूटन के फोर्स को x के लोंग और y के लोंग डिवाइड कर दिया। ऐसे 10 न्यूटन के फोर्स को x के लोंग और y के लोंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन सब वैल्यूज को आप पुट करके क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, sin 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 37 डिग्री की वैल्यू होती है तुम लोगों के पास कितना, वो होती है 3/5। क्या वैल्यू होती है, 3/5। और तुमसे कोई पूछे कि cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। क्या वैल्यू होती है, 4/5। ओके, ऐसे ही sin 53 डिग्री की अगर तुम लोग वैल्यू निकालना चाहो तो sin 53 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, आपको लेकर के चलनी है कितनी, 4/5। कितनी लेके चलनी है, 4/5। और तुमसे बोले कि sin 53 डिग्री की वैल्यू क्या लेके चलोगे, तो वो तुमको लेके चलनी है कितनी, 3/5। कितना लेके चलनी है, 3/5। ओके, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये फोर्स का वैल्यू अगर तुम निकालना चाहो तो क्या हो सकता है, 5 cos 37 डिग्री, कितना पुट कर दोगे, 4/5, यानी कि ये वैल्यू कितनी आई, 4, कैंसिल। ऐसे तुम अगर फाइंड करना चाहो कि ये वैल्यू कितनी आएगी, Fx डैश की वैल्यू, यानी कि इस फोर्स का इधर कंपोनेंट, तो तुम पुट करोगे 10 cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/5। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो बच्चों ये आ जाएगा 6 न्यूटन। और क्या हो सकता है, और हम सोल्व कर सकते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू बताओ, तो 5 इंटू में sin 37 डिग्री, sin 37 तुमको लेके चलना है 3/5, ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आया, 3 न्यूटन। और क्या हो सकता है, इस फोर्स का अगर तुम लोग वैल्यू बताना चाहो तो 10 इंटू में sin 53 डिग्री तुमको पुट करना है, और sin 53 तुमको कितना लेके चलना है, 4/5। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, 8 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के फोर्स के क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जब रिजोल्यूशन करते हैं एक वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यानी कि उसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, उसके पार्ट्स कर देते हैं। क्लियर? आशा करता हूं कि तुमको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के अंदर हम मिलेंगे, वेक्टर के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। दो तरीके से वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि आप बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हम पढ़ के चलेंगे वेक्टर्स का क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना, रिजोल्यूशन कैसे होता है, कैसे उसके कंपोनेंट होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।